फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 17वीं एपिसोड का चौथा पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। बलद की वो फिरोज़ी इमारत दूसरी इमारतों से कंधे मिलाए खड़ी थी। नाश्तों और कहमों की खुशबू सारे में फैली थी। अलबत्ता बादलों ने आज सूरज का रास्ता रोक रखा था। हर चंद मिनट बाद बूंदाबांदी शुरू हो जाती, जो बारिश में तब्दील ना हो सकती तो दम तोड़ जाती। टूं की आवाज़ पे वो चौंकी। वो इस वक्त अपने स्टूडियो अपार्टमेंट के लिविंग रूम की मेज़ पर लैपटॉप रखे सामने आलती पालती किए बैठी थी। बहुत सी ईमेल्स खुली रखी थी। माहिर फरीद को उसने तनतने से कह दिया था कि यूरोप और अमेरिका में कोई शर्मा में शादी नहीं करता, लेकिन अब उसे मिडल ईस्ट और फॉर ईस्ट में होने वाले इवेंट्स और शूट्स बैकअप प्रोग्राम फोटोग्राफर्स के हवाले करने थे। बहुत से पैसे वापस करने थे। सारा काम उलझ गया था। उसी वक्त टूं सुनाई दी। मेज़ पर रखे फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। उसने मोबाइल उठा के देखा। अब्रू बेख्तियार इस्तजाबिया अंदाज में उठे। माहिर फरीद। कल उसने शबनम से फ़ोन करवाया था और आज खुद व्हाट्सएप किया था। उसने इतने बर्स नंबर नहीं बदला था और नाम माहिर ने। बस उसने इस्तांबुल आने के बाद माहिर को अपने व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया था। अना पे एक कदम और सही। मैं 5 मिनट में तुम्हारी अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंच रहा हूँ। हमें कहीं जाना है। साथ ही अगले मैसेज में तस्वीर मौसूल हुई। 4 मिनट में। वो लैपटॉप फोल्ड करके तेज़ी से उठी। वो घर से निकलने से पहले भी बता सकता था, लेकिन नहीं। कल ऑफिस में मुलाकात के बाद से अब तक उसने कोई रब्ता नहीं किया था और अब अचानक जल्दी में लिबास तब्दील किया। चेहरे पर चंद छींटे मारे। मेकअप का वक्त नहीं था। टेंट काफ़ी था। बाल ब्रश करके ऊंची पोनी में बांधे। फिर अपना अक्स देखा तो यूं ही समरीना की ऊंची पोनी याद आई। नफ़ी में सर झटका और पोनी खोल दी। उंगलियों से बालों को सीधा किया। मोबाइल बजने लगा था। वो स्क्रीन देखे बिना तेज़ी से बैग और कोट उठाए नीचे की तरफ भागी। वो आखिरी जीने पर थी जब खुले दरवाजे के बाहर वो उसे दिखाई दिया। वो रंगीन इमारतों की कतार के सामने सड़क किनारे मौजूद था। कार के ड्राइविंग डोर के साथ खड़ा, पैरों की कैंची बनाए, सर झुकाए मोबाइल पर बटन प्रेस कर रहा था। लिबास वहीं कल के जैसा था। गहरा सुरमई सूट, सफ़ेद शर्ट, टाई नदारुद। अलबत्ता उसने ऊपर कोई जायद कोट नहीं पहन रखा था। शायद उसे ठंड नहीं लग रही थी। सुबह बखैर। वो जीने उतरती चौखट से बाहर निकली। माहिर ने चौंक कर चेहरा उठाया। वो कदरे नाखुश नज़र आती थी। कोट बाजू पर डाले, सफ़ेद हाई नेक पहने, जिसके गिरेबान पर स्याह फाख्ता जगमगा रही थी। माथे पर मबहम सा बल। आज तुमने ड्राइवर नहीं भेजा? पलके झपका के बज़ाहिर सादगी से पूछा था। मेरे ड्राइवर के पास करने के लिए ज़्यादा अहम काम है, खुशखलवी से कह के उसने अपना दरवाज़ा खोला तो माला फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? कार के अंदर वहीं भीनी भीनी सी खुशबू थी, लेकिन ये कल वाली खुशबू से मुख्तलिफ थी। बल्कि नहीं, ये कार भी मुख्तलिफ थी। खैर उसे क्या। वो बैग और कोट पिछली सीट पर रख के अब सीट बेल्ट पहन रही थी। जहाँ तुम्हें इस्तांबुल आते ही जाना चाहिए था। वो उसे देखे बिना कार स्टार्ट कर रहा था, एक सर्द मुजस्मा हो जैसे। बेजार नाखुश हाथ बैक मिरर की तरफ बढ़ा, लेकिन जल्दी से उसे खींच लिया। एक भूली बसरी आदत याद आई थी जब वो उसका ड्राइवर था। वो पिछली सीट पर बैठती थी और वो मिरर ऊपर की तरफ उठा देता था। माला मज़ीद कुछ पूछे बिना आईने के बाहर देखने लगी। वो सुबह उठते साथ ही कॉफ़ी नहीं पीती थी। कुछ देर इंतज़ार करती थी। बदर के खोने के बाद हर रोज़ सुबह खुद को बिस्तर से निकालना बहुत मुश्किल होने लगा था। आज भी सुस्ती से बैठी ईमेल चेक करती रही थी। कॉफ़ी लेने नीचे आने की हिम्मत अभी उसने करनी थी। अपार्टमेंट में कॉफ़ी मशीन ना थी, लेकिन वो उससे पहले ही आन वार्द हुआ था। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजर रही थी। दाएं बाएं बहुत से कैफ़े और कहवा खाने गुजरे। बंद शीशों के बायस कॉफ़ी बीन्स की खुशबू अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन वो स्याहों और मकामी लोगों के हाथों में पकड़ी प्यालियों से उड़ती भाप देख सकती थी। कैफ़ीन की कमी के बायस सर में दर्द उठने लगा था। ड्राइव करते माहिर ने की नखियों से देखा था। वो गर्दन उसकी जानिब से मोड़े 2 उंगलियों से कनपट्टियों को दबाए हुए थे। क्या उसके सर में दर्द था? लेकिन पूछा नहीं। वो उसका मसला नहीं थी। वो उसको बहुत से सर दर्द दे चुकी थी। कार एक इमारत के सामने रुकी तो वो चौंकी। तुर्किश में लिखे अल्फाज आम फहम थे। पुलिस स्टेशन। बेख्तियार माहिर को देखा। वो सीट बेल्ट खोल रहा था। बस एक निगाह उस पर डाली, जैसे कह रहा हो हाँ तो, और दरवाज़ा खोल लिया। मैंने पुलिस को ईमेल लिखी थी, वो कहने लगी, लेकिन वो मुतवज्जे नहीं नज़र आ रहा था। कार लॉक करते हुए उसने आगे चलने का इशारा किया। बूंदाबांदी अब रुक चुकी थी। स्टेशन के सामने की ज़मीन गीली थी। वो कोट पहनते हुए उसके पीछे आ रही थी। वो रुक के इंतज़ार करने लगा। निगाहें माला के जूतों पे ठहर गई। वहाँ पानी था। क्या वो फिसल सकती थी? ये जूते मुनासिब ना थे। शायद उसने जल्दी में पहने थे। उसको घर से निकलने से पहले बताना चाहिए था।
वो करीब आ गई और पानी पीछे रह गया तो वो चलने लगा। दोनों ने कोई बात नहीं की। स्टेशन अंदर से गर्म था। सफ़ेद दीवारें, लंबी राहदारियाँ, बहुत सी आवाज़ें, यूनिफॉर्म में फिरते लोग। चंद राहदारियों से गुजर के वो एक जगह आन रुके। माहिर ने एक बेंच की तरफ इशारा किया। तुम बैठो, मैं पहले कोमसार बे से अलग मिलूँगा। क्यों? वो बैठी नहीं, अब्रू इकट्ठे करके मशकूक निगाहों से उसे देखा। माही ने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ गया। एक पुलिस अफसर उसकी तरफ आ रहा था। वो रुक के गैरशनासा ज़बान में उससे कुछ कहने लगा। वो सर हिला के उसे एक तरफ ले गया। वो वहीं बैठ गई। मशकूक निगाहें अंदूज उस राहदारी पे जमी थी जहाँ से वो मुड़ा था। वो उसको क्यों साथ नहीं लेकर गया? उसे ऐसी क्या बात करनी थी पुलिस कमिश्नर से जो माला के सामने नहीं हो सकती थी? ओह माहिर फरीद, तुम और तुम्हारी आदत, सच बताने की, छुपाने की आदत। और तब उसकी निगाह दूसरे कोने पर पड़ी। बेख्तियार लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। कॉफ़ी मशीन। मतहत ने दस्तक के बाद दरवाज़ा धकेला तो एक रोशन दफ्तर का मंजर खुलता चला गया। मरकज़ी कुर्सी पर बैठा पुलिस कमिश्नर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। संजीदा निगाहें माहिर के चेहरे पर थी। वो दराज कद और किसी बॉडी बिल्डर जैसे बाजुओं वाला शख्स था जिसके चेहरे पर श्याम मूछें थी। बाश कोमसार चंगेज़, मतहत ने इत्तला दी, फिर बाजू बढ़ा के उसे अंदर जाने को कहा। माहिर ने अंदर कदम रखा तो मतहत बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो राहदारी से आता शोर भी थम गया। जी माहिर बे, बैठिए। उसने जज्बात से आरी अंदाज में सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और ख़ुद वापस बैठा। आपने अपॉइंटमेंट ली थी, आपको कोई अहम काम था? माहिर अभी तक कुर्सी की पुश्त पर हाथ रख के खड़ा था। बैठा नहीं चंगेज़, वो धीरे से बोला। मैं सुन रहा हूँ। वो ठहरा। चाय कहवा? मैं एक पुराने दोस्त के पास आया हूँ चंगेज़। उसकी आवाज़ धीमी थी। अना पे दोनों कदम रख दिए। जवाबन चंगेज़ के तासुरात में दरार पैदा हुई। दोनों अब्रू इस्तेजाब से उठा दिए। आप मुझे जानते हैं? चंगेज़ प्लीज़। दिलचस्प बात यह है कि मेरा डिपार्टमेंट भी आपको जानता है माहिर बे। उसकी आंखों में ज़ख्मीपन उभरा। मेरा वो दोस्त जिसे मैंने गिरफ़्तार किया, वो दोस्त जिसने मुझ पे से ऐसी बातें छुपा के मुझे इस्तेमाल किया और फिर जज को ख़रीद के मुझे रुसवा किया। मुबैना तौर पे वो हल्का सा मुस्कुराया और कुर्सी खींची। चंगेज़ की रंगत कदरे सुर्ख हुई, फिर लब भींच के बहुत सा जब्त किया। क्या चीज़ आपको मुझ नाचीज़ के पास खींच लाई? हयात, ज़िंदगी। वो मुस्कुरा के बैठा, कंधे झुकाए, टांग पर टांग जमाई। चंगेज़ उन्हीं की नतूज़ नज़रों से उसे देखे गया। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हुकूमतों की रेड टेप अबूर करने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। जहाँ तक इस केस की बात है तो मैंने वो किया, मुबैना तौर पे जोर दिया, जो मुझे अपनी जान बचाने के लिए करना था। तुमने वो किया जो तुम्हें अपने करियर के लिए बेहतर लगा। मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रहा था और अपने ही दोस्त को गिरफ्तार करना बजाय उस पर भरोसा करने के तुम्हारी जॉब के लिए अच्छा था। ये मत कहना तुम्हें इस शय का ख्याल नहीं आया था। माहिर ने कदरे बेपरवाही से नाक से मक्खी उड़ाई। चंगेज़ जब से उसे देखे गया। वो कह रहा था, मैंने वो किया जो मेरे लिए ज़रूरी था, तुमने वो किया जो तुम्हारे लिए ज़रूरी था। ज़िंदगी नाइंसाफ़ है और शफाक भी। आज मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पास आया हूँ। हालांकि तुम्हारे पास बहुत पैसा, तुम किसी के पास भी जा सकते हो, लेकिन क्या वो तफ्तीशी अफसर इतना जुर्रतमंद होगा कि अपने ही दोस्त को गिरफ्तार कर सके? चंगेज़ ने आंखों की पुतलियां सुकेड़ के सामने बैठे शख्स का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो वैसा ही था। सोशल मीडिया पे कभी कभी वो उसे देख लेता था, कभी किसी महफिल में उसका जिक्र सुन लेता था। चंगेज़ को इन 4 बरसों में तरक्की नहीं मिली थी। अलबत्ता तबादले बहुत हुए थे, लेकिन 1 साल से वो इस्तांबुल वापस आ चुका था। अलबत्ता उसने नंबर चंद माह पहले बदला था। भाई ने उससे कभी दोबारा रब्ता नहीं किया। नया नंबर नहीं था उसके पास, लेकिन इंस्टाग्राम पे DM कर सकता था। अब अचानक वो उसके सामने था। क्या ये उसका असली चेहरा था या बिजनेस फेस? और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? वो उसको पढ़ने में नाकाम ठहरा था। माहिर फरीद हल्का सा मुस्कुराया, कंधे उचकाए। क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट का एक अहम डोनर हूँ। चंगेज़ की हलक तक में कड़वाहट घुल गई। अलबत्ता उसने सर को खम दिया। कहिए माहिर बे, क्या मसला है? माहिर फरीद ने गहरी सांस ली। मैं किसी को साथ लाया हूँ, उसका बेटा खो गया है यहीं इस्तांबुल में। वो अपने बेटे को ढूंढ रही है। कौन? माहिर ने बज़ाहिर चेहरा पुरसुकून रखते हुए थूक निकला। कशमाला मुबीन। चंगेज़ के चेहरे पे चौंकने का तासुर उभरा, लब ओह में सुकड़े। वो कदरे पीछे हुआ, मेज़ से कुनियाँ उठा दी। तुम मेरे पास इसलिए नहीं आए कि मैं जुर्रतमंद हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। वो पहली दफ़ा मुस्कुराया। अल्फाज में काट थी। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम बहुत से जवाबात जानते हो। जो नहीं जानते वो हम मिल के तलाश कर लेंगे। चंगेज़ बगौर उसे देखने लगा, जैसे उसका चेहरा पढ़ने की सही कर रहा हो। तुम ज़ारा से शादी कर रहे थे ना? कर रहा हूँ। फिर उसकी मदद क्यों? क्योंकि अब मुझे उसके अपने करीब होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता।
बाश गुमसार चंगेज़ ने बगौर सामने बैठे शख्स का चेहरा देखा। क्या वो सच कह रहा था? क्या वो वाकई अपनी एकतरफा मोहब्बत से मूव ऑन कर चुका था? वो उसका बात का फैसला सिर्फ तब कर सकेगा जब वो उस लड़की को उसके साथ बैठे देखेगा। कोई मर्द अपनी मोहब्बत यूं नहीं छुपा सकता था। तुम्हारे ख्याल में किसने उठाया उसका बेटा? रिसीवर उठाते हुए उसने पूछा। ज़िया सुल्तान ने, यानी बच्चे के बाप ने। वो चौंका। फिर तुम पुलिस के पास? मैंने कहीं बरस पहले उससे मदद का वादा किया था, उसको उसके शौहर की हकीकत समझाने का वादा नहीं किया था। मैं जानता हूँ इस केस का अंजाम क्या निकलेगा। वो बच्चा अपने बाप के पास है, वो उसी के पास से बरामद होगा। मैं ये सिर्फ कशमाला की तसल्ली और अपने वादे के लिए कर रहा हूँ। वो नाम लेते हुए माहिर फरीद के तासुरात नहीं बदलते थे। चंगेज़ को उसके तासुरात याद थे। अस्पताल के कमरे में लेटे, टांग की तकलीफ के दौरान भी, बैरबल के किस्सों के दौरान भी, इस एक नाम पे उसकी आंखों में कुछ दिखाई देता था। अब वो वहाँ नहीं था। क्या वो वाकई आगे बढ़ चुका था? उसने रिसीवर पे चंद अल्फाज कहे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वो दिखाई दी। ज़िया सुल्तान की बीवी, जिसकी तस्वीर वो कई दफ़ा मुख्तलिफ मौक़े पे देख चुका था, जिसके किस्से वो बैरबल से सुन चुका था, वो पहले जैसी थी। बाल छोटे थे, चेहरे पे शफाफियत थी और हाथों में एक डिस्पोजेबल कप जिससे भाप उड़ रही थी। मैं कशमाला मुबीन हूँ। वो साथ वाली कुर्सी पर बैठी और कप सामने रखा। माही ने एक निगाह कप पे डाली और फिर निगाहें तिरछी करके उसका नीम रुख देखा। कनपटी मुसलसल सुलाने से अभी तक सुर्ख थी। वो सामने देखने लगा। जानता हूँ। चंगेज़ ने एक ज़ोमानी निगाह माहिर पे डाली और फिर वापस उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। अगर बच्चा वैनकूवर में खोया है तो आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि उसने अपने पासपोर्ट पे इस्तांबुल का सफ़र किया। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ईमेल लिखी थी। उन्होंने वैनकूवर में लाश मिलने के वाक़ये के बाइस इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि बच्चा यहाँ खोया है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। एक नज़र माहिर को देखा जो सामने देख रहा था और माहिर बे की मदद लेनी चाहिए। कुछ नागवार सा था उसके लहजे में। चंगेज़ ने गौर से उन दोनों की आंखों को देखा, फिर माहिर की उंगली में पहनी अंगूठी को। वो सच कह रहा था। वो इस औरत की तरफ से पत्थर का बन चुका था, कोयले जैसा पत्थर जिसमें कोई चिंगारी ना थी। अगले चंद मिनट वो माला से सवालात पूछता रहा। वो कॉफ़ी के घंटों के दरमियान जवाब देती रही। आधे कप पे उसने कॉफ़ी छोड़ दी, फिर उसे नहीं छुआ। हमारे पास अब तक जितनी मालूमात और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। माहिर मोबाइल स्क्रीन पर बटन दबाता कह रहा था। चंगेज़ ने गहरी सांस ली। मेरे नंबर तब्दील। साथ रखे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई तो वो चौंका। वहाँ माहिर का नाम जगमगा रहा था। तुम्हारे पास मेरा नया नंबर था? उसकी आंखों में पहली दफ़ा कुछ उभरा, ज़ख्मीपन, शिकवा। माला ने बगौर उसकी आंखों को देखा और फिर माहिर को। वो मोबाइल जेब में डालता उठ खड़ा हुआ। हर चीज़ नंबर्स के गिर्द ही घूमती है ना, गुमसार भी। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसे उठने का इशारा किया। मैं आपसे खुद रब्ता कर लूँगा। चंगेज़ की आंखों का तासुर गायब हो गया। अब उसकी जगह रस्मी संजीदगी ने ले ली। जब वो बाहर निकल गए तो उसका मतहत अंदर आया। आधा खाली कप उठाया जिसके दहाने पर लिपस्टिक का निशान था और एक नज़र चंगेज़ पे डाली। ये माहिर फरीद था ना, वही दोस्त जिसको आपने गिरफ्तार किया था? उसने कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की और वहाँ दिखाई देते अपने व्हाट्सएप वेब पे वो फाइल खोलने लगा जो माहिर ने उसे भेजी थी। फिर वो आपके पास क्यों आया है? क्योंकि उसे लगता है वो अब भी मुझे कंट्रोल कर सकता है। फिर आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, वो भी एक सर्द केस के लिए? क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट का डोनर है। लातलकी से कहते वो बुक कीबोर्ड पर चंद कीज दबाने लगा। बाहर धूप की चंद किरणें किसी न किसी तरह बादलों का हल्का तोड़ के ज़मीन तक आन पहुंची थी। शाम सी सुबह में चंद सुनहरी धारें आसमान से गिरती दिखाई देती थी। एक धार माहिर की स्याह कार पर भी पड़ी रही थी। वो दरवाज़ा खोल रहा था जब माला करीब आते हुए बोल उठी। वो तुम्हारे साथ इतना तल्ख क्यों था? माहिर ने निगाह उठा के उसे देखा। हाथ हैंडल पर रुक गया। क्योंकि उसने ज़्यादा के बनाए केस में मुझे गिरफ्तार किया था। नाराज़ तो तुम्हें होना चाहिए, मगर वो था। सब जान के मशकूक अंदाज में छोटी किए हुए थी। माही ने जब से गहरा सांस लिया। जब तक वो जवाब नहीं देगा वो कार में नहीं बैठेगी। मैंने केस के दौरान उससे चंद मालूमात छुपाई थी और फिर अदालती कार्रवाई में भी चंद बातें हुई थी। ओह, कशमाला मुबीन के चेहरे पर खुशगवार हैरत भरी मुस्कुराहट उभरी। यानी दुनिया में दूसरे लोग भी हैं जो तुम्हारे हकीकत छुपाने को गलत ख्याल करते हैं। उसने पलकें झपकाई। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मुझ पे भरोसा न करने की गलती करते हैं। किसी को किसी पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए। वो अंदर बैठ चुकी थी जब वो कह उठा। हम कॉफ़ी के लिए रुक सकते थे अगर तुम मुझे बताती। मुझे बदर के लिए तुम्हारी मदद के सिवा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो उसी संजीदगी से कहते हुए सीट बेल्ट बंद करने लगे। माहिर ने सर झटका और बटन दबाया। इंजन में हरारत पैदा हुई। मैं तुम्हें बलत ड्रॉप करके ऑफिस चला जाऊंगा। चंगेज़ खुद, क्या तुम मुझे बैरबल की बेकरी पर ड्रॉप कर सकते हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ।
ओके, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। माला ने सीट बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। उनके दरमियान सारा रास्ता कोई बात नहीं हुई। बेकरी यहाँ से 12 मिनट की ड्राइव पर थी, मगर रश के बायस ज़्यादा वक्त लगा। कार पार्किंग लाइन में रोकते हुए माहिर ने इंजन ऑफ किया। मुझे मालिक से मिलना था, वो यहीं है। जैसे अपने अमल की वजाहत दी। वो उसके लिए यहाँ नहीं आया था, लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ता था, वो उसकी मदद कर रहा था, यही बहुत था। निशा नताशी में बनी वो गुलाबी फूलों से सजी बेकरी पहले से कदरे मुख्तलिफ थी। वो शीशे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई तो खुशबूदार गर्म हवा से चेहरे से टकराई। सोफ़े बदले हुए थे, बरास का नया और कीमती फर्नीचर, नया डेकोर, वही रंग, एक जीना जो ऊपर को जाता था। माला ने गर्दन उठा के देखा। वहाँ ऊपर भी एक सिटिंग एरिया बना था, जो पहले वहाँ ना था। वहाँ से मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो जगह यकीनन अब बनी थी। तो सी नई तामीर, दिलचस्प। मरहबा। उसी वक्त बैरबल जीने उतरता दिखाई दिया। सफ़ेद जोगर्स, स्वीट पैंट्स, ऊपर हुडी पहने, कोई बहुत तेज़ सा परफ्यूम लगाया। वो मुस्कुराता हुआ आ रहा था। उन दोनों को साथ साथ देख के उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं समझा तुम अकेली होगी, लेकिन माशाल्लाह ड्राइवर भी साथ आया है। माहिर पे कोई असर न हुआ। अबरू उठा के एक लफ्ज़ी तफसार किया। मालिक। बैरबल का मुँह कदरे बन गया। तुम्हारा महबूब ऊपर मीटिंग कर रहा है। 90 मिनट के लिए बेकरी बंद करवा दी है। सारा बिल उसके खाते से कटेगा। माला को एक सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए वो बता रहा था। अच्छा, ये वजह थी खाली बेकरी की। मैं इंतज़ार कर लूँगा, माहिर कहते हुए उन सोफ़ा की जानिब बढ़ गया। वो नहीं बढ़ी, वहीं काउंटर पे खड़ी रही। वो कह रहा था उसे ऑफिस जाना है, लेकिन वो मालिक के लिए इंतज़ार कर लेगा। बहुत दिलचस्प। सो कैसे राज़ी किया तुमने माहिर बे को अपना ड्राइवर बनने पे? वो दोनों काउंटर पे साथ साथ खड़े थे। जब बैरबल तजस्सुस भरी मुस्कुराहट से पूछने लगा, आवाज़ धीमी थी। बेकरी में म्यूज़िक भी चला था। मुझे तुम्हारे भाई को ड्राइवर बनाने का शौक़ नहीं है बैरबल। माला ने गहरी सांस ली। मैं उसके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। पलट के एक नज़र दूर बैठे मोबाइल पे सर झुकाए, टांग पर टांग जमाए आदमी को देखा। वो उनकी बातें नहीं सुन सकता था, और चाहे मैं उसे कितना ही नापसंद क्यों ना करूं, सिर्फ वही मेरे बेटे को ढूंढ सकता है। बैरबल ने कोहनी काउंटर पर जमाई और आगे को झुक के मुस्कुराया। तुम उसको नापसंद इसलिए करती हो क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो। अच्छा, कौन है वो? बैरबल ने आवाज़ धीमी की। रोबोट। और वो दोनों बेख्तियार हंसती है। सीढ़ियों से उतरते, अफराद के आगे चलते। मालिक फरीद ने उनका कहका सुना था। चौंक कर उस तरफ देखा। काउंटर के गिर्द बैरबल के साथ वो खड़ी थी, सब्ज़ आंखों और कंधे तक आते बालों वाली लड़की। उसी पल उसकी नज़र भी उन पे पड़ी। वो शहनासाई से मुस्कुरा दी। अब्दुल मालिक फरीद हल्का सा मुस्कुराए, और तभी माहिर मोबाइल जेब में डालता उठ के उस तरफ आया। मालिक। वो संजीदा था, पुरसुकून सा। कशमाला। हाथ से उसकी तरफ इशारा किया जैसे उसका तारुफ करवा रहा। वो हल्का सा मुस्कुराए और फिर मुस्कुराहट गायब हो गई। एक गहरी नज़र माहिर पे डाली और काउंटर की तरफ आए। माहिर भी साथ ही उस तरफ आया। माला। इतने अरसे बाद वो कदरे हैरान थे। वो बहुत ज़्यादा नहीं बदले थे। रंगत कदरे कमला गई थी और वज़न कम था, लेकिन ज़ात का वकार और बालों का सिल्वरपन वैसा ही था। खुशी हुई आपसे मिलके, वो दिल से मुस्कुराई। तुम यहाँ कैसे? उन्होंने बैरबल को सवालिया और माहिर को मशकूक निगाह से देखा। कशमाला का बेटा खो गया है, वो उसी संजीदगी से बोला। माला की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। ये जिक्र हर रोज़ नए सिरे से तकलीफ़ देता था। वो इसको ढूंढने आई है, हम इसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि इसने हिलाल के लिए हमारी मदद की थी। वो नरम संजीदगी से बता रहा था, जैसे वो एक पुरानी फ्रेंड थी। ये कैसे हुआ? वो चौंक कर पूछने लगे। आवाज़ में हमदर्दी थी। वो मुख्तसन वही रोदात सुनाने लगी जो अभी चंगेज़ को सुनाई थी। मालिक फरीद खामोशी से सुने गए। उनकी निगाह माला की आईनक पर झूलती स्याह फाख्ता पे चंद एक दफ़ा पड़ी। मुझे निकलना है, फिर मुलाकात होगी। अभी तो तुम यही हो ना? उसी बेतासुर अंदाज में पूछा। उसने मुस्कुरा के सर हिला दिया। वो आगे बढ़ गया और माहिर को इशारा किया, मेरे पीछे आओ। वो ताबेदारी से उनके पीछे चल पड़ा। वो बेकरी के शीशे के दरवाजे के बाहर निकल गए। माला पलट के उन्हें देखने लगी। अब वो दोनों बाहर ठंड में खड़े कोई बात करते दिखाई देते थे। माहिर के चेहरे पे बेजारी भरी उकताहट थी। अलबत्ता महसूस होता था कि आवाज़ धीमी थी। वो निगाहों में तशवीश लिए उन्हें देखे गई। वो यहाँ क्या कर रही है? बाहर ठंडी फिजा में खड़े मालिक फरीद ने गौर से उसे देखते हुए पूछा था। माहिर ने गहरी सांस ली, बेजार सी सांस। इससे पहले कि तुम मुझसे वही पूछो जिसकी वजाहत दे देकर मैं तंग आ चुका हूँ। हिलाल को, बैरबल, चंगेज़, यास्मीन, गर्ज हर शख्स को मेरे और उसके दरमियान कुछ नहीं है। वो एक माँ है, अपना बच्चा ढूंढ रही है और मैं इस मामले से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी के पीछे भागता है या किसी का रोग लेकर कहीं बरस गुजार देता है। वो तल्खी से कह रहा था। वो गौर से उसे देख रहे थे।
जिसे माहिर ने छोड़ दिया उसे बस छोड़ दिया। मैंने इतने बरस उसकी खबर तक नहीं रखी। वो क्या करती है, कैसे और कहाँ रहती है मुझे मालूम नहीं था। 5 दिन पहले वो खुद अचानक से मेरे ऑफिस आई और उसने मदद मांगी। हिलाल की खातिर मैंने उसकी बात मान ली। और उसके आने से तुम्हारी ज़िंदगी पेचीदा नहीं होगी। वो सोचती नज़रों से उसे देख रहे थे। मैं ऐसा मर नहीं हूँ मालिक। कुछ मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं या हम उनको आउटग्रो कर देते हैं। उसकी मोहब्बत मर गई थी और उसका गम भी। वो मेरे लिए सिर्फ बदर की माँ है। वो बदर जिसके हिलाल को बहुत परवाह है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत समझो, सुकून से कहते हुए वो उंगली में पहनी सिल्वर अंगूठी को मरोड़ रहा था। मालिक फरीद ने इत्मीनान से गहरी सांस ली, हल्का सा उसके कंधे को तबका और आगे बढ़ गए। शाम को ऑफिस आऊँगा, तुम अभी जाओ। वो कुछ कहने लगा, फिर रुक गया। पलट के देखा, बैरबल कॉफ़ी बना रहा था। यकीनन पुलिस स्टेशन की ड्रिप कॉफ़ी उसको पसंद नहीं आई थी। वो अलबत्ता काउंटर से टेक लगाए गौर से उसे देख रही थी। माहिर यहीं से पलट जाना चाहता था, लेकिन माला ने अब्रू से इशारा किया, अंदर आओ। उसकी पेशानी पर लकीरें उभरी, लेकिन फिर वो ग्लास डोर खोल के अंदर आया। बैरबल की उसकी तरफ पुश थी। वो अब उसे आंखों से इशारा कर रही थी, कहीं चल के बात करते हैं। माहिर ने कदरे अचंभे से उसे देखा, ऐसी क्या बात। फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो बैरबल को मैं अभी आती हूँ कह के उसके पीछे होली। जीने अबूर करके एक तरफ सिटिंग रूम बना था, जहाँ से एक वेट्रेस माली के मेहमानों के खाली बर्तन चुन रही थी। दूसरी जानिब राहदारी थी, वो एक दरवाजे पे ख़त्म होती थी। माहिर ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक शोक रंगों से सजा ऑफिस था। यकीनन बैरबल का था। ये भी नया बना था। तो मालिक से क्या कह रहे थे? माहिर ने दरवाज़ा बंद किया तो वो उसके सामने आन खड़ी हुई। बाजू सीने पर लपेटे वो आंखें छोटी किए उसे देख रही थी। यहीं कि तुम्हारे बेटे को ज़ियाद ने अगवा किया, लेकिन तुम यकीन नहीं करना चाहती। उसने बेपरवाही से शान ने अचकाए। ये मुमकिन नहीं था कि माला तक उनकी आवाज़ें पहुंची हो। इस केस का यही अंजाम निकलेगा, क्योंकि मैं लोगों के बारे में गलत नहीं होता। एक अफसोस भरी नज़र उस पर डाली। अलबत्ता कशमाला मुबीन को इंसानों की पहचान नहीं है। वो उसी तरह सीने पर बाजू लपेटे तीखी नज़रों से चंद लम्हे उसे देखे गई। इंसानों की पहचान हो या ना हो, मुझे एक चीज़ की पहचान ज़रूर है। उसकी आवाज़ धीमी थी। वो चौंका। सर्द रंगत और बीमारी की खुशबू। वो जहाँ था वहीं रह गया, साकित, जैसे अगला सांस नहीं ले सकेगा। वो अब गौर से उसे देख रही थी। मालिक फरीद बीमार है ना? माहिर बहुत धीरे से शिकस्त खोरदा सा काउच के किनारे पर बैठा और सर हाथों में गिरा दिया। चंद लम्हे खामोशी से कट गए। मैं माँ के साथ एक अरसा रही हूँ। बीमारी की एक अपनी बू होती है। वो मेरे जैसों को दूर से आ जाती है। उन्हें क्या हुआ है? वो अब नरमी से पूछ रही थी। उसने सर झुकाए, कनपट्टियाँ दोनों हाथों से सहलाई। ब्रेन ट्यूमर। फिर चेहरा उठा के देखा तो ये वो चेहरा नहीं था जिसे वो 5 दिन से देख रही थी। ये एक थकानशुदा शख्स का चेहरा था। एक सर्जरी हो चुकी है चंद साल पहले। उसने मुझे या किसी को नहीं बताया। वो तंदुरुस्त हो रहा था। फिर चंद माह पहले ये ट्यूमर दोबारा से उगना शुरू हो गया। अब सर्जरी नामुमकिन है। कितना वक्त? अल्फाज हलक में टूट गए। माहिर ने कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच पर तारीख देखी। 4 माह, शायद इससे भी कम। लम्हे खामोशी से गुजरते रहे, बिना चाप के, बिना सांस लिए। और इलाज? मैं उसके साथ जाता हूँ। ज़ारा और बैरबल को नहीं मालूम। वो अलग घर में रहता है। मुलाजिम है उसके पास। उसका डॉक्टर उसके पास आता था जिन दिनों ये कैफ वाला मामला शुरू हुआ था। वो तलखी से हल्का सा हंसा। वो खामोश खड़ी रही। उसने मुझे कहा कि वो उसका अकाउंटेंट है, हालांकि वो उसका डॉक्टर था। वो उसको कहता रहा कि वो मुझे हकीकत बता दे। उसने नहीं बताई। वो इसीलिए चाहता था कि मैं लंदन वापस आ जाऊं ताकि फरीद होल्डिंग संभाल लूं। अगर उसे कुछ हो जाता तो सारी कंपनी हमारे सरों पे गिर जाती। कंपनी में बहुत से मसले हैं। वो मेरे बाप की अमानत थी उसके पास। इसीलिए तुम वापस जा रहे हो। भाई ने झुके सर के साथ इस बात में सर हिलाया। मुझे चंद माह पहले इल्म हुआ। वो बहुत अना और वकार वाला है। वो नहीं चाहता कि किसी को इल्म हो और लोग उसे मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करें। उसे अपनी कमज़ोरी दिखाना पसंद नहीं है। फिर वो घड़ी देखता उठ खड़ा हुआ। एक गहरी सांस ली। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है। इसको राज रखना। बैरबल को नहीं मालूम। हल्की सी तनबीह करके वो पलटने लगा। जब ये राज रखने वाली बात नहीं है। माहिर चौंक कर पलटा। वो उसी तरह उसे देख रही थी। उसे लगा उसने गलत सुना है। मैंने एक बात तुमसे शेयर की है तो तुम इसको शेयर नहीं की। मैंने खुद भांप ली थी कि मालिक टर्मिनल पेशेंट है। वो एक अब्रू उठा के संजीदगी से कह रही थी। तुम इतनी बड़ी बात बैरबल से कैसे छुपा सकते हो? और उस लम्हे माहिर फरीद को उस पर ढेरों गुस्सा आया था। ये तुम्हारा मसला नहीं है। चंद लम्हे पहले की शिकस्तगी चेहरे से गायब हो गई। गुस्से और दरश्ती से वो बोला था, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें मदाखलत मत करो।
बैरबल को भी ये जानने का उतना ही हक है जितना तुम्हें। तुम कब तक दूसरों की ज़िंदगी का सच उनसे छुपाते रहोगे? बैरबल को ग्रीफ को प्रोसेस करना नहीं आता, तुम उसको नहीं जानती। माहिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। खुदा के लिए दूसरे इंसानों को इतनी इज्जत देना सीखो माहिर, कि उनके हिस्से का सच उनको बता दिया करो। बैरबल का हक है जानना। क्या मेरा हक है जानना? बैरबल ने उसी लम्हे दरवाज़ा खोला था। हाथ में कॉफ़ी की ट्रे थी। उसने दस्तक नहीं दी थी। शायद वो उनकी गुफ्तगू के दरमियान मुखल होना चाहता था, लेकिन माला के अल्फाज ने उसे मबहूत कर दिया। चौंक कर माहिर को देखा। क्या हुआ है? माहिर ने बेख्तियार पेशानी छुई, फिर बहुत ज़ब्त से माला को देखा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तान पीस के वो बोला। बताओ इसको, वह मलामती अंदाज में कह के आगे बढ़ी और ट्रे ले ली। फिर दरवाजे की तरफ जाने लगी, जब बैरबल ने बाजू लंबा करके उसे रोका। 1 मिनट, तुम यहीं रहो। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? वो कुछ उलझा हुआ और कुछ खफा लग रहा था। वो गड़बड़ा के वहीं रुक गई। ये उसने नहीं सोचा था। क्या जानना चाहिए मुझे? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? वो संगीन लहजे में कहता माहिर के सामने आन रुका। माहिर ने बेबसी से गहरी सांस ली, फिर कनपट्टी सुलाई। सर में दर्द उठने लगा, जिसकी वजह कैफीन का नाम मिलना नहीं था। भी बताओ मुझे। उसकी आवाज़ बुलंद हुई, चेहरा गुलाबी हो रहा था। माहिर खामोशी से लब काटता रहा। माला ने उसे ऐसे लब काटते नहीं देखा था। बैठ के मेरी बात सुनो भी। कोई नई शर्त छोड़ी है ना मेरे बाप ने वसीयत में? ये सब मुझसे वापस छीन लिया जाएगा, है ना? उसकी आवाज़ बेबसी भरी तैश से बुलंद हुई। नहीं, ये सब तुम्हारा है। माहिर ने करा के माथा छुआ, फिर गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा कि नखियों से उसे वो दिखाई दे रही थी। ट्रे पकड़े, साकित खड़ी, कदर कन्फ्यूज्ड। मालिक बीमार है। बैरबल की आंखों में उठता तैश थम गया। उसकी जगह नासमझी ने ले ली। यानी? अब्रू उठाया। मालिक को ब्रेन ट्यूमर है। 4 माह हैं उसके पास, शायद 5। चंद लम्हों के लिए बैरबल बस उसको देखे क्या, वो भी उसे ही देख रहा था, और माला उन दोनों को ट्रे के किनारों पर जमे हाथ सख्ती से ट्रे में गोया धंसे जा रहे थे। क्या मतलब वो बीमार है? बैरबल ने फिर से अब्रू उठाए, चेहरा गुलाबी हो रहा था। भी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज़ फिर से बुलंद होने लगी। मालिक मर रहा है। माहिर ने जोर दिया। आंखें गुलाबी पड़ने लगी। बैरबल पलट गया, मेज़ के किनारे हाथ रखे रुका, सर झुका के जैसे कुछ देर सोचा। क्या मतलब है वो मर रहा है? फिर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए पलटा। मालिक नहीं मर सकता। बैरबल, तुम दरमियान में मत बोलो। उसे देखे बिना हाथ उठा के तनबीह की। वो गहरी सांस लेकर रह गई। तुम कह रहे हो कि? वो अब माहिर के सामने आया, घुंघराले बालों तले पेशानी सुर्ख और बलदार थी। कि मालिक, अब्दुल मालिक फरीद मर रहा है। उसकी आंखों में गुस्से से लकीरें उभर रही थी। माहिर ने इस बात में गर्दन हिलाई, एक बरहम खामोश ने कहा। उसके पीछे कड़ी माला पे डाली। वो रिबॉट मर रहा है। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाया। नहीं, वो नहीं मर सकता, मैं नहीं मानता। उसने ज़ोर से पीछे दीवार पर हाथ मारा। वो बेहिस बूढ़ा, वो यूँ नहीं मर सकता। उसने दोबारा दीवार पर हाथ मारा। अब वो माहिर के दाएं जानिब खड़ा था। उसने सारी ज़िंदगी उसने मुझे कहा कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। वो मुझे किसी काबिल समझता ही नहीं है। उसने दीवार से हाथ हटा के देखा, वो सुर्ख पड़ रहा था। उसने हमेशा मुझे माहिर से कमतर समझा है। ना मैं पढ़ाई में माहिर जैसा था, ना कारोबार में। मालिक भी, मेरा बाप भी, वो सब मुझे कमतर समझते थे। उसने फिर से दीवार पर हाथ मारा। और अब मुझे मेरे एहसास से मिले थे। अब मैं अपनी बेकरी एक्सपेंड कर रहा था, और तुम ये कह रहे हो कि? उसकी सुर्ख आंखों में ज़मानों की हैरत थी। कि वो मर रहा है? इनमें से कोई कुछ ना बोला। वो चालाक बूढ़ा, वो क्या समझता है कि वो यूँ मर सकता है? वो नफ़ी में गर्दन हिला रहा था, आंखें गुलाबी पानी से भर रही थी। वो नहीं मर सकता, वो अभी नहीं मर सकता। वो सुर्ख हाथ की उंगली उठा के गोया उसे वार्न कर रहा था। वो पहले देखेगा अपनी आंखों से मुझे कामयाब होते हुए। वो मेरे सामने आके एतराफ़ करेगा कि मैं, सीने पर उसी उंगली से दस्तक दी, मैं माहिर से बेहतर हूँ, कि मैं कुछ हूँ उसके लिए। पहले वो ये मानेगा, फिर मरेगा वो। ऐसे नहीं मर सकता वो, मैं नहीं मानता। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो पीछे को हटने लगा। एक ओतुमन को जोगर से ठोकर मारी। वो दूर जा लड़का। बैरबल, उसने तासुब से बैरबल के चेहरे को देखा। उस पर आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो अभी तक नफ़ी में सर हिला रहा था। ऐसे नहीं मरने दूंगा मैं उसको। वो पलट के ग्लास डोर की तरफ बढ़ गया, जो बालकनी की जानिब खुलता था। उसे खोला तो ठंडी हवा का तेज़ झोंका अंदर आया। वो बाहर निकला और धड़म से अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। माहिर उसकी तरफ पलटा। वो ट्रे हाथ में लिए गर्दन मोड़े अफसोस से बालकनी की तरफ देख रही थी। निगाहें महसूस करके चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें कहा था कि इस बात को खुद तक रखना, और तुम
शिद्दत गैस से उसने मुट्ठी भींच ली। बहुत अरसे बाद उसे किसी पे इतना शदीद गुस्सा आया था। मालिक उसका भी चच्चा है, ये सच जानना उसका हक था। ये तुम्हारा फैसला नहीं था। दुरुस्त माहिर बेद दुरुस्त। मेज़ पर ज़ोर से ट्रे रखी। ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए था। इसे ये सच तुमसे सुनना चाहिए था, जैसे तुम्हारा सच मुझे तुमसे सुनना चाहिए था। कैफ या सफूरा से नहीं। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। वो एकदम खामोश हो गया। वो लम्हे भर को उस कशमाला से मुख्तलिफ लगी थी जिसे वो गुज़श्ता 5 दिन से देख रहा था। मैं तुम्हारे ऊपर कभी एतबार नहीं कर सकता। उसे देखते हुए अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मेक्स दैट टू ऑफ अस? कशमाला मुबीन ने हल्के से कंधे झुकाए और आगे बढ़ गई। उसका रुख बालकनी की जानिब था। वो अफसोस और बरहमी से उसे देखता रहा। वो बालकनी का दरवाज़ा खोल रही थी। सर्द हवा फिर से अंदर आई, लेकिन वो उस हवा के लिए नहीं रुका। दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। ऑफिस खाली रह गया। बालकनी सर्द थी और हवा ठंडी। वो ज़मीन पर बैठा, दीवार से टेक लगाए, सर हाथों में गिराए रो रहा था। उसका सारा वजूद हिचकियों से हौले हौले लर्ज रहा था। माला चंद लम्हे तासुब से उसे देखती रही, फिर नरमी से पुकारा, बहरबल मुझे अकेला छोड़ दो। सर उठाए बगैर गिली आवाज़ में कहा, ओके। वो वापस मुड़ गई। कोई रो रहा हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ते, उसने भीगा चेहरा उठा के नाराज़ी से कहा था। वो गहरी सांस लेकर पलटी। फिर क्या करते हैं? टिशू पकड़ाते हैं। चंद सानिये बाद उसके सामने टिशू का डिब्बा रख के वहीं बैठ रही थी, साफ टाइलशुदा फर्श पर। वो छोटा सा पटेव बना था जिसमें कैन का फर्नीचर रखा था और रेलिंग के साथ चंद गमले सजे थे। थैंक यू, बहरबल ने भारी आवाज़ में कहते सर झुकाए चंद टिशू निकाले, फिर चेहरा साफ किया, नाक रगड़ा। तुम्हारे पास कभी कोई पालतू जानवर था बहरबल? नहीं, जब मेरे अब्बा की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी। वो चेहरा उठा के गीली गुलाबी आंखों से उसे देखने लगा। वो उसके सामने आलती पालती किए ज़मीन पर बैठी नरमी से कह रही थी, उस वक्त मुझे अपनी माँ से एक ही शिकवा था, काश उन्होंने कभी मुझे एक पालतू जानवर लेकर दिया होता। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, एक जानवर हर बच्चे के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जानवर कुछ अरसे बाद मर जाते हैं और यूँ बच्चे को मालूम होता है कि मौत क्या होती है। फिर उसे ग्रीफ को प्रोसेस करने का फ़न आने लगता है। बहरबल ने सर दीवार से टिका के चंद गहरे सांस लिए। वो कब से बीमार है, मुझे क्यों इल्म नहीं हो सका? वो हैरान था, शौक में था, फिर चौंका। तुम्हें कैसे मालूम? फिर चेहरे पे खफगी दर आई। उसने सवाल बदला, तुम्हें कब से मालूम है? चंद मिनट पहले से। इसीलिए वो ज़ारा से शादी कर रहा है, इसीलिए वो मालिक की हर बात मानता है। वो उसका इतना ताबेदार है क्योंकि वो उसको खोने से डरता है। आंसू फिर से उसकी आंख के किनारे से फिसलने लगे। और मैं हमेशा उसको डिसअपॉइंट किया माला। मैं कभी इस काबिल नहीं बन सका कि मालिक मेरी तारीफ़ करता। वो उदासी से मुस्कुराई। अपने बड़ों का अप्रूवल, उनकी तारीफ़, कितना तरसते हैं हम इस सब को बहरबल, बड़े समझते ही नहीं हैं। मैं इसके लिए कभी माहिर नहीं बन सकूँगा। मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, हमेशा उसको बुरा भला कहा। बहरबल वो बगौर उसकी आंखों में देख रही थी। तुम जिस तकलीफ़ में हो वो मैंने तुम्हें दी है। मैं चाहती थी कि तुम जान जाओ कि मालिक बीमार है। माहिर तुम्हें इससे बचा रहा था, लेकिन हर इंसान को अपने हिस्से की तकलीफ़ काटनी चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन अगर तुम्हें 4 माह बाद मालूम होता तो तुम्हारे पास मोहलत ना होती। मोहलत? बहरबल ने चौंक कर उसे देखा। वो उदासी से मुस्कुराई। हाँ, मोहलत। अब तुम्हारे पास वक्त है। किस चीज़ के लिए? उसने अब्रू उठाए। उसकी खिदमत, ख्याल वगैरह? माला ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। उसको ये बताने के लिए कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। बहरबल ने शर्ट के कफ से आंखें रगड़ी और सर झटका। मैं उससे कोई मोहब्बत वगैरह नहीं करता। चंद गहरे सांस लिए, नाक से बलगम अंदर खींचा, बालों में उंगलियां फेर के उन्हें दुरुस्त किया। एक टिशू मज़ीद निकाला। वो गौर से उसे देखे गई। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, और ना वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने ज़ख्मी निगाहों से माला का चेहरा देखा। वरना अपनी तकलीफ़ मेरे साथ शेयर करता, लेकिन नहीं, उसने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। वो कपड़ों से नादीदा गर्द झाड़ के उठ रहा था। वो भी साथ ही खड़ी हुई। माहिर इज़ द सन ही नेवर हैड, वो तल्खी से कह रहा था। बहरबल उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मगर उसके पास जाओ, उससे ये सब कहो जो तुम उसके लिए महसूस करते हो। बातें कह देनी चाहिए, दिल में नहीं रखनी चाहिए। वो उसको देखते हुए कह रही थी और वो सर झुकाए इधर उधर की चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। मैं अब रो नहीं रहा, तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो। वो उससे निगाहें नहीं मिला रहा था, बल्कि अनूस भीगी हुई थी। माला ने इस बात में सर हिलाया। ओके, मैं फिर आऊँगी। वो ऑफिस की तरफ बढ़ गई। माला वो बालकनी का दरवाज़ा खोल रही थी जब वो पुकार उठा। उसने पलट के देखा। वो अब उसे ही देख रहा था। आंखें फिर से भीगी हुई थी। थैंक यू। वो मुस्कुरा दी, सर को खम दिया और आगे बढ़ गई।
तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।